गुड इवनिंग साथियों। गुड इवनिंग तो नहीं, गुड नाइट बोलना चाहिए क्योंकि रात का अभी फिलहाल 1 बज रहा है। तो चलो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, एमएससी सेमेस्टर 2 क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। ठीक है ना। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए और बी को। तो ध्यान से समझते हैं, हम लिख देते हैं पहले और ध्यान से देखना, सारा चीज़ समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। ठीक है ना। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, सब कुछ ठीक है। देखो, तो हम लोग बात करेंगे रिलेशन है ना, बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, है ना, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। तो ए बी कोफिशिएंट क्या होता है हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो मान लो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल को हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और यहाँ पे जो एक एनर्जी लेवल है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। होगा क्या, यहाँ से कोई मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी बाहर से एनर्जी लेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ? एक्साइटेड स्टेट पर। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। और इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और हम लोग को पता है कि जब भी यहाँ कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन ठहरेगा और कुछ देर तक ठहरने को लगभग 10⁻⁸ सेकेंड, है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट पर। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की ओर आता है तो कुछ एनर्जी क्या करता है? इमिट्स करता है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी क्या करेगा? hν एनर्जी क्या करेगा? बोलो, इमिट्स करेगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट का नाम हम N1 लिख देते हैं और ग्राउंड स्टेट का नाम हम क्या लिख देते हैं? N2 लिख देते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से यहाँ तक का कुछ ट्रांजिशन हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रांजिशन हुआ है। यहाँ से यहाँ तक गया तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? इमिट्स करेगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना 3 टाइप का प्रोसेस होगा, ध्यान से समझना। एक को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इमिशन, समझ में आ गया। दूसरे को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा वाला को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हो गया और तीसरा वाला को कहा जाता है स्टिमुलेटेड इमिशन। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है रेट इक्वेशन। इन तीनों का क्या लिखना है? बोलो, रेट इक्वेशन। याद रखना पड़ेगा, हम लिख दे रहे हैं एक एक करके, ध्यान समझना। रेट इक्वेशन ऑफ, तो हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर में रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ध्यान रखना dN1/dt। ठीक है, dN1/dt इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन को यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं हम? तो एब्जॉर्प्शन के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना। तो यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ की ओर? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, तब क्या हो रहा है? बोलो, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसको याद रखना यहाँ। तो रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है फॉर एब्जॉर्प्शन इमिशन के लिए होता है N1 बीटा 2 1। क्या होगा? बोलो, बीटा 2 1। हाँ, बीटा क्या होगा? बीटा 2 1। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है 2 से कहाँ गया है? 1 की ओर गया है, तो बीटा 2 1 हो गया। और यहाँ जो लिखा जाता है UW का मतलब क्या हम समझा देते हैं, वेयर ध्यान समझना, वेयर बीटा बी जो है ए नहीं है, इसको बोलते हैं A21 है, सॉरी यार, B21 है। तो वेयर B21 जो होता है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कांस्टेंट, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन कांस्टेंट, है ना। और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आ गया ना। इसको क्या बोला था? बोलो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। और इसको पता है कि ये एनर्जी लेवल है एक्साइटेड स्टेट का, N1 का मतलब। समझ में आ गया। ये हो गया रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन। अब हम लोग बात करते हैं रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो रेट इक्वेशन क्या होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए? तो स्पॉन्टेनियस इक्वेशन के लिए रेट इक्वेशन होगा dN2/dt, और ये स्पॉन्टेनियस के लिए है तो यहाँ कुछ लिख देते हैं, SP लिख देते हैं, SPO, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ध्यान रखना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे N2 और यहाँ लिखेंगे A12, क्या लिखेंगे, A12, ध्यान रखना, ठीक है। इतना ही होता है इस रेट इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब तीसरा वाला लिखते हैं हम लोग, तो तीसरा वाला लिखेंगे रेट इक्वेशन ऑफ एस्टिमुलेटेड इमिशन, एस्टिम्युलेटेड इमिशन। तो एस्टिम्युलेटेड इमिशन के लिए जो रेट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है dN2/dt, ठीक है ना, dN2/dt इक्वल टू, और ये किसके लिए है, एस्टिमुलेटेड इमिशन के लिए है, और इसका जो होता है N2, है ना, N2B12, याद रखना ये क्या है, ट्रांजिशन कांस्टेंट है ना। तो दो के लिए ट्रांजिशन कांस्टेंट आता है, इसके लिए और इसके लिए, याद रखना स्पॉन्टेनियस इमिशन में ट्रांजिशन कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं इसमें भी होता है ट्रांजिशन कांस्टेंट, ये है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का यूज़ हम लोग इन्हीं दो टर्म में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ N2B12 आएगा और यहाँ आएगा UW, बस इतना दिमाग में रखिएगा तो आप लोग का सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो ये हो गया रेट इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन, इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, और इसको कहा जाता है रेट इक्वेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। अब हम लोग निकालेंगे फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, है ना, या फिर हाँ फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन अपर स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन लोअर स्टेट। समझ में आ गया? तो अपर स्टेट का ट्रांजिशन और नंबर ऑफ लोअर स्टेट का ट्रांजिशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अपर स्टेट की ओर का ट्रांजिशन रेट मेरा ये है ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन ये है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रांजिशन का मतलब कि एक सेकंड में कितना ट्रांजिशन हुआ है, यही ना। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ से अपर का ट्रांजिशन कितना हुआ है, d1/dt हुआ है, और लोअर स्टेट में जब आ रहा था तो कितना ट्रांजिशन हुआ है, इतना और इतना हुआ है, मतलब ये इन दोनों के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे इसीलिए फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा dN1/dt और इक्वल टू हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे dN2/dt होगा ना, और प्लस d फिर से लिख रहे हैं N2/dt। अब ये तीनों किसके किसके लिए है वो सबको समझ में आ गया है। ये एब्जॉर्प्शन इमिशन के लिए है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए है, और ये वाला जो है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए है। समझ में आ गया ना। अब तीनों का जो वैल्यू हम निकाल के रखे हैं उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे N1B21 और यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी UW, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ होगा N2A12 होगा, और प्लस यहाँ होगा N2 और क्या होगा B12 और U प्रोबेबिलिटी डेंसिटी UW होगा। समझ में आ गया ना। अब इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। इस टर्म को उठा के जैसे इधर लाएंगे तो होगा N1B21 है ना, B21, ठीक है, B21 और UW माइनस, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो फिर वहाँ होगा N2 होगा ना, N2 होगा, और यहाँ B12 UW। क्लियर हुआ? और इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू इधर होगा N2 और होगा A12 होगा। समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे हम इसको मिटाते हैं, इधर तो समझ में आ ही गया है। चलो अब फटाफट देखो अगला का स्टेप, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, UW कॉमन आएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ UW को कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा N1B21 माइनस N2 और यहाँ होगा B12। समझ में आ गया। और ये इक्वल टू हो जाएगा, इधर होगा N2 और होगा
A12 होगा ना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, इसको इसीलिए लिखते हैं UW इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में होगा N2A12 बाय, और ये टर्म आ जाएगा नीचे तो होगा N1 बीटा 21 माइनस, बीटा नहीं है यार, बी है, समझ में आ गया ना, हम बार बार बोल दे रहे मिस्टेक से, ठीक है। तो होगा B21, ठीक है, माइनस यहाँ होगा N2B12, समझ में आ गया ना। चलो अब क्या करते हैं, ध्यान समझना, इस N2 को इसके डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, इसके डिवाइड में, इसको नीचे तो लिख ही सकते हैं, तो लिख रहे हैं हम, देखो यहाँ पे। चलो अब हम इसको नीचे लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको नीचे में लिखेंगे तो होगा A12, और यहाँ हो जाएगा N1B21 माइनस N2B12, और इसको पूरे के नीचे में आएगा N2। जब ये पूरे के नीचे में आएगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू होगा A12 बाय, ये इसके साथ कितना आएगा बाबू, यहाँ आएगा N1 बाई N2 B21 माइनस, यहाँ ये N2 N2 आपस में कट जाएगा, और फाइनली मेरे पास आएगा B12, क्या आएगा बोलो, B12 आएगा, ठीक है। तो ये आया B12 आया, क्लियर है। तो इस इक्वेशन का कुछ नाम देते हैं हम, इस इक्वेशन का नाम देते हैं A, ठीक है ना। अब देखो गौर सुनो, इस इक्वेशन के बाद हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं, और उस इक्वेशन को कहा जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इसको मिटा दे, इसका खेल खत्म हो गया, फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है, याद रखना, n इक्वल टू होता है N0 e का पावर माइनस ई और बाय के टी, है ना, बाय है बाय के टी, और टी का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, सॉरी, के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, टी का मतलब हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पता ही होगा। तो ये फार्मूला होता है ना। तो मेरे पास दो लेवल था, एक एक्साइटेड लेवल था और एक क्या था, ग्राउंड स्टेट था, मतलब एक एक्साइटेड स्टेट था और एक ग्राउंड स्टेट था। तो हम उसके लिए बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसीलिए N1 के लिए अगर वैल्यू निकाला जाए तो N1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, N0 E माइनस E1 बाई के टी होगा, बोलो होगा ना। और N2 के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, N0 E का पावर माइनस E2 बाई क्या हो जाएगा, बोलो के टी होगा ना। इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो N1 बाई N2 का वैल्यू क्या आएगा निकल के, तो N1 बाई N2 का वैल्यू निकल के आएगा N0 और बाई होगा E का पावर माइनस E1 बाई के टी, और बाई E का पावर माइनस E2 बाई क्या होगा, बोलो के टी। ये से ये आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ आया N1 बाई N2 इक्वल टू, ये टर्म ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सबको पता है। तो यहाँ होगा E का पावर माइनस E1 और बाई के टी, और ऊपर जाके हो जाएगा ये प्लस, तो होगा E का पावर प्लस E2 और का पावर के टी। हमको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में दोनों को जोड़ सकते हैं, तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, N1 बाई N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E का पावर क्या हो जाएगा, बोलो E2 माइनस E1, और इन दोनों के साथ एलसीएम आ जाएगा ना, कॉमन, तो आ जाएगा बोलो के टी। तो E2 माइनस E1 को क्या एच न्यू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलो एच न्यू, याद होगा, पढ़े होंगे। तो यहाँ लिखते हैं N1 बाई N2 और इक्वल टू होगा E का पावर, यहाँ देखो E2 माइनस E1 के जगह यहाँ लिख दे रहे हैं E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, है ना। E2 माइनस, बोलो हाँ है ना। जब ऊपर से E2 का मतलब क्या होगा कि जब क्या करेगा, ऊपर से नीचे हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, इमिट्स करेगा। तो कितना एनर्जी इमिट्स करेगा, एच न्यू एनर्जी क्या करेगा, इमिट्स करेगा। तो यहाँ पर E2 माइनस E1 के जगह क्या लिखे हैं, एच न्यू, और बाई क्या लिखेंगे, बोलो के टी। समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के हमको पुट कर देना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए पे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। समझ में आ गया। अब जैसे ही पुट करेंगे तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू निकल के आएगा ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यू डब्ल्यू इक्वल टू A12 बाई यहाँ पे N1 बाई N2 की जगह ये लिखेंगे EH न्यू बाई KT और माइनस क्या होगा B12 आएगा ना। अच्छा एक चीज़ और ये यहाँ पे होगा, ये छूट गया था, B21। क्लियर हो गया बात। अच्छा इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर बी। लेकिन इस इक्वेशन को देख के हमको कुछ इक्वेशन याद आ गया। सिमिलरली इसी टाइप का एक और इक्वेशन पढ़े थे जिसको बोलते हैं प्लैंक्स लॉ, है ना, प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन, है ना। तो फ्रॉम वी नो दैट, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, याद है प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन से एक और फॉर्मूला हम लोग को पता है और उसके लिए फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यू डब्ल्यू इक्वल टू 8 पाई एच का पावर क्यू न्यू का पावर क्यू बाई सी का पावर क्यू बाई 1 बट्टा ई का पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। याद आया? बोले हाँ। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर सी। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे ही इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, अरे बोलो हाँ या ना, यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखो इसको हम यहां से हाँ देखो यहाँ पे कितना था 2 1 था ना। अगर हम इसको यहाँ से कॉमन लेते हैं B21, जैसे इसको यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बट्टा में डिवाइड में चला जाएगा, है ना। B21 कहाँ चला जाएगा बोलो डिवाइड में, ध्यान रखना। अब इसको आपस में क्या करो कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर। जैसे इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो A21 देखो ए इसका देखो ये देखो ये दिख रहा है ना, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए करके हम लिखेंगे A12 बाई B21 इक्वल टू क्या होगा 8 पाई एच का पावर क्यू और नी का पावर क्यू बाई सी क्यू। होगा कि नहीं होगा? और क्या समझ में आया? देखो इस जगह पे यहाँ पे देखो B12 और यहाँ B21 है और इसकी जगह कितना है 1 है ना। तो B12 बाई B21 इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स B12 इक्वल टू B21। बोलो हाँ या ना। ये इसको और इसको मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे BC, उसको बोलते हैं D और इसको बोलते हैं E, है ना। तो D एंड E, इक्वेशन D एंड E समझ में आ रहा है? इक्वेशन D एंड E आर कॉल्ड रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ A एंड B। समझ में आ गया? तो इसी को कहा जाता है इक्वेशन D एंड E आर कॉल्ड, ठीक है ना, इक्वेशन D एंड E आर कॉल्ड, है ना, आइंस्टाइन कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ A एंड B समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। धीरे धीरे सारे चीज़ों को हौले हौले करके मैंने आप लोगों को समझाया हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को पूरा लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।